Hello class. Today we'll study about the first cities. यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिविलाइजेशन के बारे में, स्पेसिफिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये पर्सनली मेरी फेवरेट है और फेवरेट होने का रीज़न ये है कि यहाँ के लोग बहुत टैलेंटेड थे। इतने पुराने होने के बावजूद जो उनकी टेक्निक्स थी घर बनाने की, सिटीज़ बनाने की, अपने स्टोर हाउसेस बनाने की, अपने ग्रेनरीज बनाने की, मतलब कमाल का कंस्ट्रक्शन था उनका। पूरी की पूरी सिटीज़ उन लोगों ने इतने सालों पहले बना ली। इतने साल पहले सोचो, जब लोग शायद ही कुछ जानते थे, उन्होंने इतनी अच्छी सिटी बनाई। आप खुद देखोगे कि कैसे उनकी सिटीज़ में परफेक्शन था। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। एक्सटेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, कि सिंधु सभ्यता, इसको हिंदी में बोलते हैं सिंधु सभ्यता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ तक फैली हुई थी। फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या है इसके अंदर ऐसी खासियत, क्या है इसके फीचर्स। लाइफ ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी थी। आर्ट एंड क्राफ्ट। डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इतनी अच्छी सिटीज़ होने के बाद, इतना अच्छी सिविलाइजेशन होने के बाद भी किस तरीके से वो ख़त्म हो गई। फिर हम केस स्टडी करेंगे धौलावीरा की। धौलावीरा के बारे में आप पढ़ेंगे कि है क्या वो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अर्ली ह्यूमन्स बिगेन टू लिव अ सेटल्ड लाइफ व्हेन दे ट्रांजिशनड फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फार्मिंग। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो लोग थे पहले हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, पर धीरे धीरे वो फार्मिंग करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे, जिसकी वजह से वो इधर उधर घूमने की बजाय एक जगह पर सेटल होकर अपने एग्रीकल्चर करते थे, अपनी क्रॉप्स उगाते थे। Once early humans decided to live in one place, they also started living in groups, thus making the beginning of a civilization. जब कुछ लोग एक जगह पर रहने लगे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो ऐसे ऐसे करके उनके ग्रुप्स बनने लगे। ठीक है, तो ऐसे ही लोगों के जो ग्रुप थे जिसमें उन लोगों ने अपना रहना शुरू किया, उसको हम बोलते हैं सिविलाइजेशन। Civilization is defined as an advanced stage of human development where humans as a community achieve the highest level of organization, socially, culturally and politically. तो जो सिविलाइजेशन है उसको हम एडवांस स्टेज के बारे में बात करते हैं। जो सिविलाइजेशन है उसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा ह्यूमंस की एडवांस स्टेज पर पहुंच जाना। एडवांस स्टेज कैसे, ऐसी स्टेज जहाँ पर जो ह्यूमंस हैं वो आपस में बड़े ही हारमनी तरीके से रहें, मतलब बहुत ही प्यार से रहें, पीस के साथ रहें, और उनका जो सिस्टम हो ना वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो, वो सोशली ऑर्गेनाइज हो, उनका अपना एक कल्चर हो जिसे सब लोग फॉलो करते हों, पॉलिटिकली भी उनका जो स्टेबिलिटी है वो होनी चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं सिविलाइजेशन। यानी कि ग्रुप में रहना तो एक हो गया, सिर्फ ग्रुप में रहना, ठीक है, वो तो हो गई शुरुआत सिविलाइजेशन की। पर एक्चुअल सिविलाइजेशन क्या है, कि जब ये लोग प्रॉपर तरीके से ग्रुप में रहते हैं जिसमें हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिविलाइजेशन इंक्लूड अ सेटल्ड लाइफ, growth of towns, surplus production, permanent building structures, development of language and script, and a culture secured by a strong political system. तो एक अच्छी सिविलाइजेशन की जो निशानियां हैं वो क्या होनी चाहिए, कि एक तो वो सेटल्ड लाइफ जिएंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे, एक साथ ग्रुप में रहेंगे, एक साथ कम्युनिटी में रहेंगे, और हमेशा एक ही जगह पर सेटल रहेंगे। इसके अलावा वो टाउन बनाएंगे, उनकी ग्रोथ पर काम करेंगे, जो प्रोडक्शन वो कर रहे हैं क्रॉप्स का उसमें सरप्लस भी रखेंगे। सरप्लस का मतलब होता है, जैसे आपने एक बहुत बड़े फील्ड पर क्रॉप उगाई, अब आप सारी क्रॉप एक बार में तो खा नहीं सकते, कि आपने जितनी भी फील्ड में क्रॉप उगाई उसको एक बार में बनाकर खा गए। भाई जितना आपको खाना था आपने यूज़ किया, बाकी आपने स्टोर करके रख दिया। तो जो स्टोर करके जो एक्स्ट्रा क्रॉप होती है, जो एक्स्ट्रा हमारे पास ग्रेन होता है, खाना होता है, उसको हम बोलते हैं सरप्लस। तो उसको प्रोड्यूस करना, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने उतना ही उगाया जितना आपको खाना है, आपने एक्स्ट्रा भी उगाया जिससे आप काफ़ी लंबे समय तक उससे अपना गुजारा कर पाओ। परमानेंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स,
तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी ऐसे हों जो परमानेंट हो। ऐसा नहीं है कि आज आप केव में सो गए तो कल आपने उस पर पेड़ पर अपना घर बना लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, परमानेंट बिल्डिंग होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, जिस भाषा को आप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी डेवलपमेंट हो। एंड अ कल्चर सिक्योर्ड बाय स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम, उनका जो कल्चर है, हर कम्युनिटी का एक अलग कल्चर होता है। इवन आप देखोगे हर रिलीजन का भी अलग कल्चर होता है। हिंदूज़ का अलग होगा, मुस्लिम्स का अलग होगा। हालांकि जितने भी कल्चर्स हैं वो अपने आप में बहुत सुंदर हैं। मुस्लिम्स के कल्चर्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उनके ट्रेडिशंस बिल्कुल अलग हैं, हिंदुओं के ट्रेडिशंस बिल्कुल अलग हैं और इतने अच्छे हैं। तो अपने कल्चर को सिक्योर करके रखना, है ना, ये भी उनका एक काम होता था। Civilizations slowly transitioned into urban centers. The Harappan sites that were defined as urban centers include Harappa, Ganeriwal, Mohenjo-daro, धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपर एंड लोथल। ये सारी उन सिटीज़ के नाम हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये सब इंदस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज़ के नाम हैं। जैसे हमारे सिटी का नाम है आगरा, इसके अलावा यूपी में और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं, है ना। इसी तरीके से इंदस वैली सिविलाइजेशन में भी काफ़ी सारी सिटीज़ थी, जिनमें कुछ सिटीज़ के नाम आपको दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं इंदस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। Civilization first appeared in the northwestern part of the Indian subcontinent around 3000 BCE. तो देखिए ये कहाँ पर था, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में था। देखिए ये रहा, ये जो आपको जितना भी ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है ना, इसको आप मैप में भी ड्रॉ करेंगे। आपके पास जो मैप है आप उस मैप में ड्रॉ करेंगे, मैप लीजिएगा, उसमें आपको ये पूरा अच्छे से शो करना है। तो देखो ये कहाँ कहाँ पर था, ये पाकिस्तान में भी है, ये हमारे इंडिया में भी है। देखो ये हमारा इंडिया हो गया इतने एरिया में, देखो इंडिया के अंदर भी है इंदस वैली सिविलाइजेशन, और देखो ये पूरा पाकिस्तान, देखो कितना लंबा एरिया इसने इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। पाकिस्तान यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखो गुजरात में भी इसने, यहाँ पर भी जो इंदस वैली सिविलाइजेशन है इसके सबूत मिले हैं। तो ये आपकी कौन सी साइड हो गई, ये आपकी हो गई नॉर्थ वेस्टर्न साइड, ओके। तो ये हो गई आपकी नॉर्थ वेस्टर्न साइड। The largest cultural zone that has been identified as the Indus Valley Civilization spread across present-day Pakistan and India. तो देखो पहले तो ये पूरा ही एरिया एक था, ये पाकिस्तान तो बाद में अलग हुआ है। तो जो ज़्यादातर हिस्सा है वो पाकिस्तान में है, हालांकि देखो आपको इंडिया में भी इसके पार्ट्स नज़र आएंगे। The first two sites to be excavated in the Indus Valley Civilization, Harappa and Mohenjo-daro, now lie in present-day पाकिस्तान। तो देखो हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में पता कैसे चला, इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता चला खुदाई से। खुदाई कैसे हुई कि जो लोग थे उन्होंने खुदाई की और खुदाई में पूरी की पूरी सिटीज़ निकल कर आई। और इन सिटीज़ का जो सबसे पहली जो 2 सिटीज़ थी जिन्हें खोदा गया वो थी हड़प्पा और मोहनजोदारो, जो कि अब पाकिस्तान में है। Since Harappa was one of the first sites to be excavated, the Indus Valley civilization is also known as Harappan civilization. तो जो पहली साइट्स थी जिन्हें खोदा गया वो थी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। इसमें से जो पहली सिटी सामने आई वो थी आपकी हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा सामने आई, इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ओके। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि इंदस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। The extent of the Indus Valley civilization includes most of the province of Punjab, both in India and Pakistan, parts of western Uttar Pradesh, Haryana, Sindh, northern Rajasthan, and a major portion of Gujarat and northeastern and southern Baluchistan. तो देखो आपको दिख रहा होगा ये सारा एरिया इसने कवर किया हुआ है, देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, ये पूरा एरिया इसमें कवर किया हुआ है। इसमें आप देखो कि सबसे पहली जो साइट थी वो निकल कर आई थी हड़प्पा। ये देखो जो हड़प्पा अब पाकिस्तान में है, तो ये जो पाकिस्तान में है हड़प्पा जो हमें साइट मिली, इसी की वजह से इसका नाम पड़ गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके अलावा देखो आपको और भी सिटीज़ दिखेंगी, आपको धौलावीरा नज़र आएगी, आपको लोथल नज़र आएगा, आपको सुरकोटाड़ा नज़र आएगा,
चाहूदारो, मोहनजोदारो, आलमगीरपुर, है ना। तो देखिए ये सब उस समय की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उनकी साइट्स के नाम हैं। ओके, देयर आर मोर देन 1,000 sites that belong to the Indus Valley civilization। तो काफ़ी सारी साइट्स निकल कर आई थी। जब खुदाई हुई तो बहुत बड़े एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी और उसके अंदर बहुत सारी सिटीज़ हमें मिली। मैनी इंडस वैली साइट्स आर नाउ अ पार्ट of present day Pakistan and includes the first two cities of the cities to be discovered, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो देखिए इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि जितना भी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन दिख रहा है उसमें मेजर पार्ट पाकिस्तान में है। देखिए देखिए मेजर पार्ट पाकिस्तान में है ना। ये पाकिस्तान का एरिया हो गया आपका, मैं अच्छे से दिखाती हूँ। ये आपका पाकिस्तान का एरिया हो गया। पाकिस्तान का एरिया जब ये है आपका तो ज़्यादातर पोर्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन का पाकिस्तान में है। और जो हमारी फर्स्ट साइट्स मिली थी हमें दो, वो भी वहीं पर हैं। जो फर्स्ट टू सिटीज़ हमें मिली थी वो थी हड़प्पा और मोहनजोदारो। ये देखिए दोनों ही पाकिस्तान में है। देखो हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, दिख रही है आपको हड़प्पा, है ना, और मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में है। In India, the Indus Valley sites include, among many others, Lothal, Dholavira, Kalibangan, रोपर, बनावली, कोटदीजी एंड चहुदारो। तो ये सब हमारे इंडिया में है। द इंदस स्क्रिप्ट इज़ येट टू बी डेसिफर्ड। डेसिफर्ड का मतलब अभी थोड़ा सा इसको और समझना बाकी है। उस समय के लोगों ने जो लिखा वो आज भी पूरी तरीके से हमारे जो एक्सकेवेटर्स हैं वो नहीं समझ पाए हैं। Therefore, the sources to reconstruct the history of this period are limited to archaeological sources। जो भी लिखा हुआ है वो हम नहीं पढ़ पाए हैं, इसीलिए जो भी हमें चीज़ों के बारे में पता चला है वो उन चीज़ों के बारे में ही पता चल पाया है, उन चीज़ों से ही पता लग पाया है जो हमें वहाँ पर खुदाई के टाइम मिली। जैसे कि उनके पॉट्स मिले, उनकी स्टैम्प्स मिली। हम पढ़ेंगे आगे क्या क्या मिला, उन्हीं से हम उस सिविलाइजेशन के बारे में जान पाए हैं, क्योंकि जो भी वो लिख कर गए वो हमारी समझ में नहीं आया। Once historians are successful in deciphering the Indus script, we will be able to learn more about this great civilization। हाँ, पर ये उम्मीद ज़रूर है कि जिस दिन हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जब इस स्क्रिप्ट को समझ लिया, डेसिफर का मतलब होता है इस स्क्रिप्ट को समझना, तो जैसे ही उन्होंने इस स्क्रिप्ट को समझ लिया तो आप ये मान के चलिए कि हमें इस इतनी प्यारी सिविलाइजेशन के बारे में जानने का मौका और मिल जाएगा। क्योंकि अभी हमारे पास जानकारी है पर मुझे नहीं लगता पूरी जानकारी होगी जब तक हम उनकी लिखावट को नहीं समझ सकते। और लिखावट को अगर हम समझ लेंगे तो सोच के देखो कि इतनी अच्छी सिटी, तो हम ये भी पता कर पाएंगे कि उस समय के लोग क्या सोचते थे, क्या लिखते थे, आखिर उन्होंने अपने बारे में, अपनी सिविलाइजेशन के बारे में क्या क्या लिखा। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे हिस्टोरियंस इसको समझ लें, इस स्क्रिप्ट को समझ लें और हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और भी बहुत कुछ जान पाएँ। तो हम लोग बहुत देर से बात करते आ रहे हैं कि ये सिविलाइजेशन इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी सिविलाइजेशन थी, बहुत डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, यहाँ के लोग बहुत एडवांस थे उस समय को देखते हुए। तो आखिर ऐसे क्या फीचर्स थे, ऐसी क्या चीज़ें थी जो इन्हें इतना ज़्यादा एडवांस बनाती थी। तो देखते हैं। द फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर वे अहेड ऑफ देयर टाइम। Archaeological sources suggest that the Indus Valley people led an advanced cultural life। बहुत ही ज़्यादा एडवांस लाइफ ये लोग जीते थे, अपने टाइम से काफ़ी आगे थे ये लोग। It was an urban civilization। Historians and archaeologists have observed the following features in the Indus Valley civilization। तो देखते हैं कि हमारे हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट्स को ऐसी क्या क्या खासियत इनमें लगी। A highly developed sense of town planning and a well developed drainage system। नालियों का बहुत अच्छा सिस्टम था, पानी बहने का बहुत अच्छा सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत अच्छा था। इसके अलावा इनका जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत अच्छी थी। रेड एंड ब्लैक पॉटरी विद एनिमल, बर्ड, प्लांट्स एंड अदर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। तो बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन के इनके पॉट्स भी मिले हमें, बर्तन मिले।
तो उन पर जो निशान थे एनिमल्स के, बर्ड्स के, बड़े ही अच्छे थे। अ लार्ज नंबर ऑफ सील्स, यूज़ ऑफ बेक्ड एंड सन ड्राइड मड ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन। तो देखो, सोच के देखो कि इतने टाइम पहले उन्होंने अपने घर बनाए हुए थे ईंटों से, और वो भी ईंट, पक्की ईंटें थी, जो आज के ज़माने की ईंटें हैं उस टाइप की ईंटें थी, जो बेक्ड ईंटें होती हैं। प्रैक्टिस ऑफ ब्यूरिंग द डेड, तो वो जब उनके कम्युनिटी में कोई ख़त्म हो जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, तो उसको प्रॉपर ब्यूरी किया जाता था, प्रॉपर दफनाया जाता था। द प्रेजेंस ऑफ अ वेल डेवलप्ड रिलीजन, उनका खुद का एक धर्म भी था और वो उस धर्म को अच्छे तरीके से फॉलो करते थे। तो अब हम उनकी बात करते हैं टाउन प्लानिंग के बारे में। Town planning is one of the most spectacular features of the Indus Valley civilization. The cities were well planned and followed a grid pattern, that is, in a rectangular blocks. Each house had a courtyard and a separate area for bathing. तो देखो, उनकी जो सिटीज़ थी वो प्रॉपर डेवलप्ड थी। एक पैटर्न था, ग्रिड पैटर्न था, उसका अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इनका जो सिटीज़ थी, जो पूरे के पूरे टाउन्स थे, वो प्रॉपर ग्रिड पैटर्न पर बेस्ड थे, है ना, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बने हुए थे। इसके अलावा इनके हर हाउस में, हर घर में इनके बाथिंग के लिए अलग जगह थी और कोर्ट यार्ड था। बर्न्ट ब्रिक्स वर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, ईंटों का ये लोग यूज़ करते थे, जैसा कि हमने पढ़ा, पक्की ईंटों का यूज़ करते थे ये लोग अपना घर बनाने के लिए। द स्ट्रीट्स वर वाइड एंड कट एट राइट एंगल्स। द ड्रेनेज सिस्टम वॉज अनदर रिमार्केबल फीचर, ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत अच्छा था, कहीं भी पानी कलेक्ट नहीं होता था, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, जो कि इनकी सिविलाइजेशन को बहुत ज़्यादा एडवांस बनाता है। All drains were covered and each house has its own drainage system that was connected to the public drain. हर घर का ड्रेनेज सिस्टम अलग था, ड्रेन्स प्रॉपर कवर्ड रहती थी, ऐसा नहीं खुली पड़ी हैं, और जो हर घर की जो ड्रेन्स थी वो बाहर जाकर एक पब्लिक ड्रेन से मिलती थी। The important building structures found in the Indus Valley civilization include the Great Bath and the Great Granary. द ग्रेट बाथ वॉज अ रेक्टेंगुलर पूल मेड ऑफ ब्रिक्स। तो जो दो और स्ट्रक्चर निकल कर आए इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उनमें से एक था ग्रेट बाथ और दूसरा था ग्रेट ग्रैनरी। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो ग्रेट बाथ था, वो एक पूल जैसा था, जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, इस टाइप के पूल जैसा था, और वो ब्रिक का बना हुआ था। विद द हेल्प ऑफ बिटुमन एंड तार इट वॉज मेड वाटर टाइट। तो बिटुमन और तार से उन्होंने इस तरीके से उसको बनाया था, उसके सरफेस को, कि वहाँ से पानी लीक ना हो पाए। देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन ईदर साइड टू एंटर द पूल। मुझे लगता है इसमें फ़ोटो ज़रूर होगा ग्रेट बाथ का। ग्रेट बाथ का फ़ोटो नहीं है, अरे ये तो बहुत ही गड़बड़ है। ग्रेट बाथ का फ़ोटो होना चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेट बाथ का मैं फ़ोटो आपको सेंड करूँगी व्हाट्सएप पर। ओके, तो आप उसमें देखिएगा ग्रेट बाथ का जो फ़ोटो है वो देखिएगा। उसमें क्या दिखेगा आपको कि रेक्टेंगुलर पूल होगा, पूल टाइप का स्ट्रक्चर था। थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, कुछ इस टाइप का रेक्टेंगुलर बाथ, स्विमिंग पूल मान लीजिए, बाथ स्विमिंग पूल इसको हम बोल सकते हैं। और इसका जो सरफेस था नीचे का, उस पर तार और बिटुमन से इसको वाटर टाइट किया हुआ था। ओके, और इसके जो सीढ़ियाँ थी वो स्टेयर्स दी हुई थी। ओके, इसकी स्टेयर्स दी हुई थी, इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई थी इसके अंदर जाने के लिए। इट ऑल्सो हैड सेपरेट रूम्स फॉर चेंजिंग क्लोथ्स। यहाँ पर कपड़े बदलने के लिए भी अलग से रूम प्रोवाइड किए हुए थे। द ग्रेट बाथ वॉज अ पब्लिक पूल दैट परहैप्स हैड सम रिलीजियस सिग्निफिकेंस अटैच टू इट, और पीपल मे हैव बाथ प्रायर टू सम स्पेशल ओकेजन। तो ऐसा माना जाता है कि जो ग्रेट बाथ है वो पब्लिक पूल था, यानी कि वो किसी एक घर का नहीं था, किसी एक कम्युनिटी का नहीं था। वहाँ पर सब लोग आके बात कर सकते थे, और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर बात किसी पर्टिकुलर दिन ही करते हों, किसी ऑस्पिशियस दिन करते हों जो उनके हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो, उसी दिन सब लोग आकर बात उसमें करते हों।
टू स्टोर सरप्लस ग्रेन्स द इंदस पीपल बिल्ट लार्ज ग्रेनरीज। तो जो क्रॉप वो उगाते थे, तो ऐसा तो है नहीं कि वो थोड़ी सी क्रॉप उगाते थे और 2-4 दिन में खाकर उसे ख़त्म कर देते थे। वो बहुत क्रॉप उगाते थे और जो एक्स्ट्रा क्रॉप बचती थी ये उसे स्टोर करने के लिए कहाँ रखते थे? ग्रैनरीज में। द excavations at Mohenjo-daro, Harappa and Rakhigarhi reveal massive buildings that were used to store food grains। यहाँ पर बहुत ऐसी बिल्डिंग्स मिली, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिली जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये अपना स्टोर जो ग्रेन्स थे उनको स्टोर करते थे। Another observation made out about the granaries is their proximity to river banks. The granaries may have been built near river banks so food grains could be transported। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो ग्रेनरीज हैं ये हमें पानी वाटर बॉडीज़ के किनारे मिली, यानी कि रिवर के किनारे मिली। तो ऐसा मानते हैं ये लोग कि इन्होंने ये ग्रेनरीज रिवर के किनारे इसलिए बनाई जिससे कि जो इनका सरप्लस ग्रेन है ये उसको ट्रांसपोर्ट भी कर पाएँ, बाहर भी भेज पाएँ। The granary excavated at Harappa also has a series of circular platforms that may have been used for threshing grains. Evidence of several granaries, massive buildings with solid brick foundations and sockets for wooden superstructures have been found in the excavation of Harappa, Mohenjo-daro and राखीगढ़ी। तो वुडन स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं उस समय के, ब्रिक्स फाउंडेशन भी मिली है। फाउंडेशन का मतलब जो नींव बनाते हैं ना, जब आपके यहाँ भी घर बना होगा तो घर में सबसे पहले नींव बनाई होगी, ज़मीन को खोद के जो छोटी सी ज़मीन के अंदर दीवार बनाते हैं उसको बोलते हैं नींव। तो बहुत सॉलिड फाउंडेशंस मिली हैं ब्रिक की, तो इससे पता लगाया जा सकता है कि वो जो बिल्डिंग्स बनाते थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। तो इसके आगे की रीडिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग इतना ही करेंगे। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी थी, वो ट्रेड क्या करते थे, किस तरीके से व्यापार करते थे, उनका धर्म क्या था, आर्ट और क्राफ्ट कैसी थी उनकी। इसके अलावा उनका पतन कैसे हुआ, पतन का मतलब आखिर ये सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही अच्छी सिविलाइजेशन है, इसको रीड करिएगा। ग्रेट बाथ का एक अच्छा सा पिक लेकर मैं आपको व्हाट्सएप करूँगी, आप देखिएगा उसमें किस टाइप का था ग्रेट बाथ। आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ग्रेट बाथ कैसा होता है। ओके, तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन बाय।